बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली दीना यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद सिकंदर शराजी आपकी खिदमत में आज एक यूनिक डिस्कशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स है, और ये जो मैथमेटिक्स है इसके लिए जो हमने टाइटल सेलेक्ट किया है दैट इज मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड बेसिकली ये इस साल का थीम है, और ये इस साल का थीम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की सेलिब्रेशन की मुनासिबत से ये सेलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली पाई डे को ही कहा जाता है। ये 1988 में पाई डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई, और इसके साथ साथ कुछ अरसे के बाद इस डे को वर्ल्ड वाइड मैथमेटिक्स का आलमी दिन बना दिया गया, और हर साल एक नई थीम के साथ इस पर दुनिया भर के मैथमेटिशियंस अपनी अपनी कंट्रीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करने में जो पाई का सबसे अहम रोल है वो बेसिकली ये एक ऐसा मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो एक मिस्ट्री है। इसकी मिस्ट्री इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आज तक डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ऐसे डेवलप हैं या डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऐसे बन चुके हैं कि जो पाई की डेसिमल प्लेसेस को आज तक बिलियन ट्रिलियन प्लेसेस की बेस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये इस बात की निशानी है कि मैथमेटिक्स इज अलाइव, पाई इज अलाइव। सो इस हवाले से जो वर्ल्ड वाइड पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 14 मार्च की डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके लिए भी जो खास तौर पे एक लॉजिक है वो यही है कि पाई की जो इनिशियल वैल्यू है 3.14 और 14 जबकि 3 जो है मार्च को रिप्रेजेंट करता है। सो वर्ल्ड वाइड ये पाई डे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेट किया जाता है। इस हवाले से आज हमने अपने इस प्रोग्राम में डिफरेंट एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट को इनवाइट किया है। वो आपको इस पाई डे के हवाले से, मैथमेटिक्स की अवेयरनेस के हवाले से, मैथमेटिक्स दुनिया में किस एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है उसके हवाले से, और इसके अलावा दुनिया में किस टाइप की रिसर्च हो रही है, डिफरेंट फील्ड्स के लोग क्या कर रहे हैं, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो इसके साथ ही जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ डॉक्टर जुनैद आलम खान है। डॉक्टर जुनैद आलम खान ने अपनी पीएचडी अब्दुल सलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज से कंप्लीट की। उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपने करियर का आगाज किया असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल के तौर पे, और उसके बाद आपने एसोसिएट प्रोफेसरशिप हासिल की और डिपार्टमेंट के चेयरमैनशिप हासिल की। इस वक्त आप आईबीए में डायरेक्टर टैलेंट हंट का रोल अदा कर रहे हैं, और साथ साथ अपने अंडर में कई स्टूडेंट्स को एज एमफिल और पीएचडी थीसिस के तौर पे देख रहे हैं। हम आपको सर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। आई थिंक इस काइंड की एक्टिविटीज मैथमेटिक्स को प्रमोट करने के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, और खास तौर पर आपने जो पाई डे के ऊपर जो कि 2019 में यूनेस्को ने इसको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर कर दिया था, उस टाइम पे ये एक्टिविटी करना मैथमेटिक्स को काफी प्रमोट करेगा आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में और कराची की और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान बहुत ही मोअज़्ज़िज़ हमारे असातिज़ा किराम डॉक्टर सैयद इनायतुल्लाह साहब। डॉक्टर सैयद इनायतुल्लाह साहब ने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से कंप्लीट की, और एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर सईद इनायतुल्लाह ने कई स्टूडेंट को एमफिल थीसिस और पीएचडी थीसिस कंप्लीट कराया, कई रिसर्च पब्लिकेशंस इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। हम डॉक्टर सईद इनायतुल्लाह को बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया हमें। थैंक यू। इसके साथ ही हमारी तीसरी मेहमान मैडम डॉक्टर फौजिया हनीफ। डॉक्टर फौजिया हनीफ ने अपनी पीएचडी ऑपरेशन रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से कंप्लीट करके कई ऐसे सईद यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को ज्वाइन किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अब तक वहां पे अपना रोल अदा कर रही हैं। फिर 2019 में आपने पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए ये स्पेन चली गई, और स्पेन से आपने पोस्ट डॉक्टरल स्टडी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आप दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को ज्वाइन किया। मैडम हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बहुत अच्छी आपने कोशिश की है जो कि स्टार्ट किया है
स्टार्टअप जो आप लोगों ने लिया है आज के प्रोग्राम को लेकर, उसके लिए मैं आप लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। और इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट और असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, हम इनसे ये जानेंगे कि मैथमेटिक्स आज के दौर में किस लेवल की अवेयरनेस हमें प्रोवाइड कर रही है और हमारा आज का जो बच्चा मैथमेटिक्स में मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कर रहा है, उनको किस तरह के पैगाम दिए जाएं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जुनैद आलम खान के साथ एक सवाल करूंगा। सर प्लीज ये बताएं कि कोई पाई डे कब से हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दिया गया, तो इसकी एक कुछ ब्रीफ हिस्ट्री व्यूअर्स को बताएं ताकि इसके हवाले से एक अवेयरनेस हो। देखिए कुछ लोगों ने, जैसे आपको मालूम है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर और इसके अलावा एक डिश है, बेक हुई डिश है, उसका नाम भी पाई है। तो जस्ट कुछ लोग का आइडिया यानी कि हुआ कि दोनों को हम पाई कहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा डे बनाया जाए कि जो पाई डे के नाम से हो और जहाँ पे जो बेक जो डिश होती है पाई उसको कट किया जाए और एक सेलिब्रेट किया जाए, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो ऐसा ऐसा लोगों ने काम करना शुरू किया, मगर उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते चले गए। लोगों ने सेमिनार लेना शुरू किए, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करना स्टार्ट करी, तो जिसकी वजह से कि एक छोटे से फोरम से ये डे बनाना स्टार्ट हुआ और अब वर्ल्ड वाइड इसको लोग जानने लगे। और जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 2019 में यूनेस्को, जो आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़िली इदारा है, उसने उसको इंटरनेशनली तौर पर उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि अब पाई डे जो 14 मार्च को बनाते हैं हम लोग, उसको अब इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पर मनाया जाएगा। तो इनिशियली इनकी जैसे ट्रेडिशनली ऐसी स्टार्ट इनके हुआ था और अब इसको बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी या पढ़ाई जाती है वहाँ पे लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और उन्होंने जस्ट अपना एक डे बना लिया। जैसे आपको पता है कि आजकल हर चीज के डे जो होते हैं, तो इसी तरह एक मैथमेटिक्स का भी अब डे लोगों ने के बना लिए। और एक अच्छी इनकी चीज ये है कि इसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, केक कटता है, सेलिब्रेट या नहीं करते हैं। अदरवाइज मैथमेटिशियन के लिए तो हर डे पाई डे है, क्योंकि वो उसके लिए तो दिन और रात की तो कोई कैद नहीं है सोचने के लिए। वो हर वक्त अपनी मैथमेटिक्स के बारे में सोचता रहता है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है। तो एक ऐसा दिन नहीं है कि वो सिर्फ पाई डे पे चीजों को नहीं सोच रहा होता। तो आप खुद भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीजों का उनका आइडिया है कि मैथमेटिक्स को किसी एक डे में महदूद करना इतनी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छा है कि आपने एक दिन मिलकर बना लिया जिसमें लोग बैठ गए, कोई गपशप हो गई, आपस में लोगों ने बातचीत कर ली, तो इस वजह से इसकी अहमियत उनके ज्यादा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। इसके बाद हम डॉक्टर सैयद इनायतुल्लाह साहब के साथ आएंगे। सर प्लीज ये बताएं आखिर पाई ही को क्यों सेलेक्ट किया गया, चूंकि और इरेशनल नंबर्स हमारे पास हैं, गोल्डन रेशियो है, आइलर्ट्स कांस्टेंट है, लेकिन पाई के ही हवाले से एक ये वर्ल्ड वाइड एक सेलिब्रेशन हुई और इसके पीछे क्या कोई वजह है या कोई रीजनिंग है? सो प्लीज आप इसके बारे में कुछ आगाह करें। बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। असल में लोगों को पता नहीं होता कि पाई की इंपॉर्टेंस क्या है, पाई क्यों यूज किया जा रहा है, और हम पाई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो डे है जिस नंबर का हम ये डे मना रहे हैं, वो नंबर के तालिक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, और समझा जाता है मैथमेटिक्स के बारे में सही समझा जाता है कि मैथमेटिक्स का नंबर जनरेट किए जाते हैं, मतलब चीजें जो है ना पैदा की जाती हैं खुद अपने पास से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। मैथमेटिक्स का नंबर जनरेट नहीं किया जाते, नंबर खुद नेचर जनरेट करती है, हम मजबूर होते हैं नंबर्स को यूज करने में। जहां तक इरेशनल नंबर्स का मतलब, ये भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचर जनरेट करती है इरेशनल नंबर्स को, हम मजबूर हैं उनको यूज करने के लिए। वरना इरेशनल नंबर अच्छे नंबर्स नहीं अज्यूम किए जाते। हमारे पास अच्छे नंबर्स, गुड नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कंप्लीटली डिफाइन होते हैं, वो नंबर हमें एग्जैक्टली पता होता है कि नंबर किसके बराबर है। ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो है वो इनकम्प्लीट नंबर्स हैं, वो कंप्लीट उनके आप फिगर आउट कर ही नहीं पा रहे हैं उसको कंप्लीट। जैसे पाई के आपने बताया है कि कितने ट्रिलियन डिजिट्स जो है कंप्यूट किए आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमको पता है, बीइंग मैथमेटिशियन को पता है कि इरेशनल नंबर है तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और पाई के बारे में मसला ये है कि नॉन ट्रांसेंडेंटल है। जैसे √2 है जी, √2 आप √2 की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट। एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकल सकता है √2 की फॉर्म में, लेकिन पाई का जो है किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं बन सकता वो, ठीक है, राइट। तो नॉन ट्रांसेंडेंटल भी हो गया। तो पाई इस लिहाज से डबल हो गया कि इरेशनल भी है, नॉन ट्रांसेंडेंटल भी है, उसके लिए कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बना सकता जिसका सॉल्यूशन वो निकल जाए, राइट। तो ये दोनों फिगर्स आ गए। अब ये पाई जो है ना, इसके
जनरेट कैसे हुआ, नेचर में कैसे जनरेट कर रहा है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल है, अब सर्किल का अगर हमें सर्कमफ्रेंस कंप्यूट करना है जी, तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस जो है ना वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल। अगर डायमीटर इंक्रीज कर देंगे सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर डिक्रीज कर दें सर्कमफ्रेंस भी डिक्रीज हो जाएगा सर्किल के। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे कौन सा प्रोपोर्शनलिटी होगा वो क्या है, तो वो उसको जो कौन सा प्रोपोर्शनलिटी निकला उसका नाम दिया गया पाई का। अब ये अनफॉर्चुनेटली वो पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, अनलाइक अदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो पाई को हम डिफाइन कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। तो ये तो पाई की वैल्यू हो गई और ये इर्रेशनल है क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास हमने डायमीटर रैशनल लिया तो सर्कमफ्रेंस लाजमी तौर पर इर्रेशनल निकलेगा। ठीक है। और अगर सर्कमफ्रेंस को रैशनल लेंगे तो डायमीटर इर्रेशनल रहेगा। दोनों चीजें रैशनल। ये हिस्ट्री है पाई के अंदर कि नेचुरल हमने प्रोवाइड की है, कोई सर्किट बन नहीं सकता जिसका सर्कमफ्रेंस भी रैशनल हो और डायमीटर भी रैशनल हो। ऐसा सर्किट पॉसिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ऐसा कोई बनाने का दावा करता है तो इसका मतलब सर्किल नहीं बनाया, उसने एलिस बना दिया है या कोई और चीज बना दी है। तो ये पाई की वैल्यू फाइंड की जाती है और ये नेचर की तरफ से प्रोवाइडेड है, नेचर अल्लाह ने बनाया है। ठीक है। अब इसमें मतलब ये है कि पाई की रचना की हमारा जो सिस्टम यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम या रिमार्नियन स्पेस है। अगर हम इसका स्पेस चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने का तो फिर ये रचना भी कर सकता है पाई। इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी नेट पर मौजूद है जी। तो उसमें जो है आपके पास अगर स्पेस चेंज कर दें डिस्टेंस मेजर करने का तो फिर आपके पास जो है इसकी वैल्यू रैशनल कर सकती है। लेकिन हम जो यूज करते हैं हमारा फेवरेट जो यूज होता है वो इक्विलिब्रियम स्पेस होता है, यहाँ पे ये इर्रेशनल है। स्पेस डिफाइंड है जी। स्पेस डिस्टेंस जो मेजर करते हैं मीटिंग स्पेस का डिफाइन करता है। मीटिंग आपने कौन सा यूज किया है जी। आप इक्विलिब्रियम रिमार्नियन मीटिंग यूज करेंगे जी तो उसमें जो है इर्रेशनल बनेगा। ये कोई और मीटिंग यूज करेंगे तो उसके अंदर नहीं पॉसिबल रैशनल रैशनलिटी आ जाए। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। और दूसरी बात ये कि इंपॉर्टेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मतलब ये होगा सर्किल के बनाने की कंडीशन हमने सर्कमफ्रेंस सॉरी सर्किल का एरिया निकालना जी। ठीक है, सर्किल के एरिया का फार्मूला आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर है फार्मूला। अब हम चाहते हैं कि भाई सर पाई यूज ना करें। ठीक है, वी हैड पाई, हम पाई को निकाल लेते हैं। तो पाई को निकाल देंगे तो इस फार्मूले के अंदर आपको पाई को रिप्लेस करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर से। तो 4 into सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर into r स्क्वायर ये बनेगा फार्मूला। और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये सर्कमफ्रेंस into डायमीटर डिवाइड बाय 4 बन जाएगा। अल्टीमेटली सर्कमफ्रेंस into डायमीटर डिवाइड बाय 4 एरिया मतलब सर्किल के इनसाइड का एरिया। अब इसके अंदर आपको जब डायमीटर प्रोवाइड किया जाएगा साथ में आपको सर्कमफ्रेंस को कंप्यूट करना पड़ेगा क्योंकि सर्किल का जब हमें एरिया निकालना होता है तब दो चीज चाहिए होगी, डायमीटर भी चाहिए होगा और सर्कमफ्रेंस भी चाहिए होगा। अब सर्कमफ्रेंस कैसे कंप्यूट करें क्योंकि हमारे पास तो पाई नहीं है। अब सर्कमफ्रेंस कैसे कंप्यूट करें, या तो मैनुअली स्केल से मेजर करना है सर्किल डॉट है अपने रेडियस का, जिस रेडियस का आपको बोला गया है डायमीटर का जो भी है 5 फीट का सर्किल है तो 5 फीट का सर्किल बनाया उसका डायमीटर खुद मेजर करना है। ठीक है, या फिर उसके अंदर न्यूमेरिकल नोटेशन यूज कर लें ठीक है। तो लेवल्स वर्क इन्वॉल्व हो जाएगा, आपको वो यूज करके सर्कमफ्रेंस कंप्यूट करना पड़ेगा हर रेडियस के लिए, मतलब जो भी हमने यूज किया फिर फार्मूला पुट करें एरिया कंप्यूट करें। राइट, तो लेवल्स वर्क हो गया तो कंप्यूट द एरिया हर बार आप करना पड़ेगा जब भी आपको रेडियस चेंज होगा, आर की वैल्यू चेंज होगी या डायमीटर की वैल्यू चेंज होगी, आपको सर्कमफ्रेंस दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगा टू कंप्यूट द एरिया। राइट, ये एक लेवल्स वर्क हो गया। पाई हमारी लिंक आसान कर दी, एक बार पाई कंप्यूट करके दे दिया आपको कि यूनिट रेडियस का सर्किल का सर्कमफ्रेंस 3.1415 एंड सो ऑन ये होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, व्हेनेवर यू वांट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ एनी सर्किल यूज जस्ट वैल्यू ऑफ पाई एंड आर। तो ये इंपॉर्टेंस है कि सर्किल के अंदर जो सबसे बेसिक शेप है यूनिवर्स की एक सर्कुलर शेप की सबसे बुनियादी शेप सर्किल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लीनियर शेप है, ये आपको सर्कुलर शेप की सबसे बुनियादी है सर्किल। तो सर्किल का एरिया आपको कंप्यूट करना है तो वी नीड पाई टू मेक आवर लाइफ इजियर। तो अब आप सर्किल 3 डायमेंशन में जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स तो सब में सर्किल कहीं ना कहीं मौजूद होता है। सिलेंडर के अंदर आपको सर्किल मिलेगा, स्फीयर के अंदर उसके क्रॉस सेक्शन में सर्किल मिलेगा, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे क्रॉस सेक्शन कॉर्नर सेक्शंस के अंदर आपको सर्किल मिलेगा, एक्स वाई उनके आप ट्रांजेक्शन लेंगे उसके अंदर आपको सर्किल मिलेगा। जहां जहां आपके सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां हमें पाई की जरूरत पड़ेगी। और यह हमें पता है कि तमाम पूरी यूनिवर्स जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में मुश्तमिल है, इवन आपकी अर्थ सर्कुलर है, कोई
अल्लाह ताला ने कायनात जो बनाई है उसका फंडामेंटल जो है वो सर्किल पे ही बेस करता है सब कुछ, कोई चीज स्ट्रेट है ही नहीं। इवन हम यहाँ पे स्ट्रेट अपनी अर्थ की सतह पे स्ट्रेट चल रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी स्ट्रेट नहीं होती क्योंकि अर्थ के कर्वेचर है, सर्कुलर शेप है, तो वो आपकी वो लाइन भी स्ट्रेट नहीं होगी, उसमें कर्वेचर होगा, वो वातावरण नजर नहीं आ रहा, हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं उसे। So pi is overwhelming our universe। हमारे यूनिवर्स में जहां जहां आप कैलकुलेशन करोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक जाओगे, वहां आपको पाई यूज करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो पाई इग्नोर कर सकते हो, आप जगह जैसे अर्थ का हम स्ट्रेट लाइन जरूर करने से और पाई हमारा, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो पाई आएगा, राइट। तो ये पाई की आपकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। इससे मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई डिटेल डिस्कशन अब तक हमने पाई के हवाले से नहीं सुनी होगी। तो हम अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ आते हैं, मैडम डॉक्टर फौजिया हनीफ। मैडम आपसे ये सवाल है, आप चुके हैं यहाँ पे अभी वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन मैथमेटिक्स? तो वुमेन का क्या रोल, आप प्लीज कहेंगे कुछ अपने ख्यालात क्या चाहते हैं? देखिए, अगर बात हम ये करते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग वुमेन का रोल तो सोसाइटी में हमेशा से है, लेकिन एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न तो मेरा इस पे एक रिसर्च पेपर भी है जिसमें कि मैथमेटिक्स के हवाले से डिफरेंस बिटवीन द टू कल्चर्स, जिसमें कि हमने ये बताया है कि क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वुमेन्स को हर दौर में वो आज़ादी है, वो फ्रीडम नहीं मिला अपने आप को मनवाने का जिस तरीके से पहले अब मिलता है। अब बहुत एक्सपोजर है, अब बहुत ज़्यादा आसानियां हैं, लेकिन डेफिनेटली पुरानी सेंचुरी की, 10th सेंचुरी की, पुरानी सेंचुरीज की, ओल्ड सेंचुरीज की हम बात करें तो वुमेन्स को उस तरीके से जो है वो फ्रीडम नहीं था, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी यू कैन से। तो हर दौर में फीमेल्स ने अपना एक रोल प्ले किया है। जो मैं अपने पेपर के हवाले से, रिसर्च पेपर के हवाले से बात करी थी वो ये है कि 2013 में मैंने एक पेपर लिखा था जिसमें कि मैंने कल्चर के हवाले से बताया कि यूरोपियन कल्चर और मुस्लिम कल्चर में फीमेल मैथमेटिशियंस का रोल, और उसमें क्लियर इस बात की इंडिकेशन मैंने दी थी कि फीमेल जो हमारे मुस्लिम कंट्री की हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली इनिशियल दौर में, पहले के दौर में, एज कम्पेयर टू यूरोपियन फीमेल्स को, क्योंकि यूरोपियन फीमेल्स को तो शुरू के दौर में ये बहुत जो है वो फेमस, आप नेट पे भी देख सकते हैं कि women are not allowed to attend any mathematics seminar in the Cambridge University in initial times। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने अपना एक मकाम बनाया, अपनी एक जगह बनाई। और लेकिन इसकी बनस्बत अगर हम फीमेल मुस्लिम कल्चर में ये चीज देखते हैं तो बहुत सी, जैसे कि अल-मरमूदी है हमारी एक मैथमेटिशियन बहुत फेमस जो 10th सेंचुरी में स्पेशलिस्ट थी मैथमेटिक्स की, और वो खाली एक मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं थी, वो दूसरी फील्ड्स में भी स्पेशलिस्ट थी। इसके अलावा स्पेन की एक मशहूर मैथमेटिशियन लुबाहा साहिबा जो जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी, ये 10th सेंचुरी के बाद से मैं बता रही हूँ आपको, तो वो उनकी काफी खदमात हैं। इसके अलावा अली सबूर साहिबा हैं जिनकी ये पहले की जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अगर हम यूरोपियन कल्चर की तरफ वापस आते हैं तो जो फर्स्ट फीमेल मैथमेटिशियन है वो हाइपेशिया है, जिनको सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है, वो नॉन मैथमेटिशियन कहलाती है, जो कि बहुत बाद की सेंचुरी की बात आती है, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी की बात करते हैं। यानी कि फीमेल को उस दौर में जाके एक रिकग्निशन मिली 16th सेंचुरी के बाद मैथमेटिशियंस को जो मिली। इसके अलावा एडा लवलेस हो गई है, या फिर सूफी जर्मैन है, मीन ऑर्थर हैं, इन सब लोगों के बहुत जो है वो रोल इन्होंने प्ले किया है मैथमेटिक्स को आगे ले जाने में, मुख्तलिफ थ्योरीज को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। लेटेस्ट में हमारी आपकी सबकी इंस्पिरेशन जो है वो मरियम मिर्जा खानी साहिबा हैं, जो कि जिनका काम बहुत ज्यादा है, जो कि फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने फील्ड मेडल लिया था। तो ये इस तरीके से हमारे पास इनका एक फेमस जो है वो काम है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। इसके अलावा खालिदा इनायत नूर साहिबा हैं जिन्होंने के बहुत काम किया, और इनका एक बहुत फेमस कोट है कि वुमेन्स आर सपोज टू डू एवरीथिंग, यानी वुमेन्स कैन डू एवरीथिंग। इन ये कहती हैं कि खवातीन कुछ भी कर सकती हैं। तो खालिदा नूर साहिबा जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने लिया हुआ है, जो अगर आज की बात करते हैं तो। इसके अलावा जो है वो मैरी लुइस साहिबा है जिन्होंने जो है वो क्योस थ्योरी पे बहुत काम किया हुआ है रिसेंटली, अगर आप देखते हैं तो। और इनका भी बहुत फेमस कोट है कि इफ आई हैड अ चांस टू लिव अगेन देन आई विल बी मैथमेटिशियन। तो कहना चाहिए कि इस तरह की और भी हमारे पास हैं फीमेल जो कि काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम अगेन डॉक्टर जुनैद की तरफ आएंगे। और सर ये काइंडली बताएं कि जो मैथ्स में डिफरेंट प्राइजेस हैं और ओपन प्रॉब्लम्स हैं,
इसके हवाले से कुछ व्यूअर्स को आगाह करें कि मैथमेटिक्स जो एक जाइंट फील्ड है, तो इसमें डिफरेंट तरह की प्राइजेस रखी हुई हैं, ओपन प्रॉब्लम्स जो कि सदियों से सॉल्व नहीं हुई हैं, उसकी सॉल्यूशन के लिए जो है प्राइजेस लाइक फील्ड्स मेडल है, एबल प्राइज है, मिलियन डॉलर प्रॉब्लम्स हैं। इसके हवाले से कुछ आगाह करें। जी, जैसा आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में नहीं है, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। सो जब मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं हुआ तो उस वक्त जो नॉर्वे के जो मैथमेटिशियंस थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग को मैथमेटिक्स के लिए प्राइज रखना चाहिए, तो वो अपने किंग के पास गए और उसकी एक हिस्ट्री है। तो वहां से एक आबेल प्राइज स्टार्ट हुआ, जो एक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन है नील्स आबेल, अबिलियन ग्रुप बाहर आपने पढ़ेंगे, उनके ऊपर रखा गया। और 1905 में फर्स्ट टाइम आबेल प्राइज यहीं दिया गया और उस वक्त उसको एक ऑल्टरनेट काउंट किया गया नोबेल प्राइज का। नेक्स्ट मगर जो मैथमेटिक्स में जिसको सही मायने में जिसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है वो है फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल 1936 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं आबेल प्राइज के ऊपर भी आऊंगा मगर पहले मैं फील्ड्स मेडल को डिस्कस कर जाऊंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है फील्ड्स मेडल में कि इसमें ऐसे मैथमेटिशियंस को दिया जाता है अच्छे कामों को, जो उन्होंने बड़ा एक पर्टिकुलर बार के एक से ज्यादा काम उन्होंने किए हों, मगर कंडीशन ये कि उनकी एज लेस देन 40 होना चाहिए या 40 होना चाहिए, क्योंकि एक अजम्पशन है कि आदमी बहुत अच्छी जो मैथ्स कर सकता है वो 40 ईयर्स की एज तक ज्वाइन कर सकता है। ऑल्दो उसमें कई लोगों को एतराज़ात भी हैं। मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि लोग समझते हैं कि उनकी एज 40 से ज्यादा थी और उनको फील्ड मेडल मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो अगर फील्ड मेडल 40 से कम लोगों को, जिसकी 40 या 40 से कम हो, प्लस ये कि ये हर साल नहीं दिया जाता है क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि काम लोगों अकोमोडेट हो रहा होगा और फिर एक वक्त के बाद हम देंगे, तो हर 4 ईयर्स पे दिया जाता है। तो एल्फर्स, लार्स एल्फर्स, इनको फर्स्ट टाइम दिया गया था फील्ड मेडल 1936 में। और फील्ड मेडल को जो बेसिकली ऑपरेट करता है, जो यूनियन जो देती है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है, वो बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन है, जो और एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कांग्रेस होती है मुख्तलिफ सिटीज में हर 4 साल बाद, और उसमें फील्ड मेडल दिया जाता है। जो लास्ट हुई थी वो 2018 में हुई थी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ और भी हैं फील्ड मेडल के, कि जैसे अब वुमेन मैथमेटिशियंस की बात चल रही थी, तो 2014 में फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर मरियम मज़ाखानी को ये फील्ड मेडल दिया गया। उनका जो बेसिकली एरिया था डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अलजेब्राइक टोपोलॉजी और इस चीज के ऊपर। 2017 में उनकी डेथ भी उनकी हो गई। तो बेसिकली वो ईरानियन थी, मुस्लिम थी और उन्होंने यूएस में वो अपना प्रोफेसर थी। एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिस्ट्री में एक मरतबा ऐसा भी हो चुका है कि फील्ड्स मेडल को एक मैथमेटिशियन ने डिक्लाइन किया। पेरेलिमन, गेorgy पेरेलिमन, ही इज अ रशियन मैथमेटिशियन, और इन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद क्या बताऊंगा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मगर उन्होंने फील्ड मेडल को एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन उनसे कहा गया कि आप आए नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट कर लें। तो और उनकी हिस्ट्री है कि क्यों उन्होंने, अब लोग बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग देख सकते हैं कि क्यों उन्होंने फील्ड मेडल को डिक्लाइन किया। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं आबेल प्राइज के ऊपर आ जाते हैं। आबेल प्राइज में जैसे बताया कि नोबेल प्राइज की एक इक्विवेलेंट चीज एक स्टार्ट की गई थी, और बेसिकली ये हमेशा दिया भी नॉर्वे में दिया जाता है। इसको जो नॉर्वे के किंग है वो इसको स्पॉन्सर करते हैं और उन्हीं की तरफ से ही दिया जाता है। तो ये एक मखसूस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, मगर चूंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऊपर दिया जाता है कि आदमी ने पूरी जिंदगी काम की हो। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिनमें माइकल एटियर, जॉन मिलनर, ये सब वो लोग हैं जिनको फील्ड मेडल भी मिल चुका है और आबेल प्राइज भी मिल चुका है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसे जैसे मैंने बताया था कि एक एंड्रू वाल्स है जिन्होंने फर्मा-लास थ्योरम सॉल्व किया था। अगेन इसकी डिटेल्स देखी जा सकती हैं कि व्हाट इज द फर्मा-लास थ्योरम, बट ये कि उनकी जब उन्होंने प्रूफ किया था 94 में और फाइनली वो प्रूफ हुआ था 96 में, प्रपोज किया था 94 में, मगर उनकी इस वजह 40 से ज्यादा थी। तो कई लोगों का फिर इसमें एतराज था कि उन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम जो सदियों वाला पुराना प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उनको फील्ड मेडल मिलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उनकी एज
40 से ज्यादा थी, दैट्स उनको फील्ड मेडल नहीं मिला। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको फील्ड मेडल नहीं मिला, जैसे जिसमें एक मेरा फेवरेट मैथमेटिशियन है मिखाइल बुरमोव, रशियन मैथमेटिशियन है, तो वो फील्ड मेडलिस्ट नहीं है बट बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा प्राइजेस इनके मिल चुके हैं। लास्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर आया तो वैसे तो कई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हैं जो चलते हुए हैं मुख्तलिफ कंजेस्टर से जो सॉल्व होते हैं, जैसे जिसमें मैंने फॉर्मूला थ्योरम की बात करी। 2000 में क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ने कुछ प्रॉब्लम्स निकाले, आई थिंक 8 प्रॉब्लम्स थे, और उन्होंने उनके ऊपर प्राइस रखा $1 मिलियन का, कि जो भी उनको सॉल्व करेगा उनको $1 मिलियन का प्राइस मिलेगा। तो उसमें कई प्रॉब्लम्स थे, पॉइंकर कंजेक्चर, P वर्सेस NP प्रॉब्लम, और इसके अलावा आप फ्लूइड डायनामिक इक्वेशन इनकी होती है, मैं उनका नाम अभी इनके मिस इनके कर रहा हूँ। ओके, दैट्स वाई इनके डिफरेंट इनके प्रॉब्लम्स है। रीमान हाइपोथेसिस फ्लूइड डायनामिक्स में नावियर-स्टोक्स इक्वेशन से और रीमानियन हाइपोथेसिस था, तो उसमें से अब तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, वो है पॉइंकर कंजेक्चर, जो बेसिकली रिलेटेड होता है जो हाई डायमेंशनल में जो मैनिफोल्ड्स होते हैं जो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, वो उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो डिटेल्स इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और जो बाकी प्रॉब्लम्स उनकी डिटेल्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहरहाल ये प्रॉब्लम पैरेलेमन ने सॉल्व किया, उसको इसके ऊपर फील्ड मेडल मिला जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर पैरेलेमन को इसके ऊपर प्राइज भी मिला, जो क्ले प्राइज भी इसको अनाउंस किया गया, मगर वो भी उसने लेने से मना कर दिया। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री है जो मैथमेटिशियंस के दरमियान हमेशा घूमती रहती है, और हर कोई जो एक इमर्जिंग मैथमेटिशियन होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि अगर उसको फील्ड मेडल ना मिले तो उसने कम से कम ऐसे लोगों के साथ जरूर काम किया हो कि जिनको फील्ड मेडल मिल चुका हो। इस छोटी सी इस हवाले से और भी कह दूं कि मैथमेटिक्स में जैसे एक चीज कहलाती है इरेडॉस नंबर कहलाता है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में काउंट किया जाता है कि आप किस तरह से कौन से कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन के साथ काम किया गया। तो पॉल इरेडॉस अगेन ये एक मैथमेटिशियन था, तो उस अगर किसी ने डायरेक्टली उसके साथ काम किया होता तो उसका इरेडॉस नंबर 1 है, एंड किसी ने ऐसे आदमी के साथ काम किया जिसने पॉल इरेडॉस के साथ काम किया तो उसका इरेडॉस नंबर 2 है, अप टू सो ऑन। तो ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी सीवी में मेंशन करते हैं। ओके, थैंक यू। उसके बाद सर हम डॉक्टर इनायतुल्लाह साहब के साथ आएंगे। सर, जो हमारा थीम है और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ने जो थीम दिया है मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड, अब ये जो मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड है इसमें खास तौर पे मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, हम डिफरेंट फील्ड्स में देख सकते हैं, हम इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उसमें देख सकते हैं। तो आपने भी खुद ऑपरेशन रिसर्च में एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की फील्ड है, उसमें आपने अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू किया और आगे आप एडवांस स्टडीज उसी में कर रहे हैं। सो आप काइंडली ये बताएं कि किस तरह हम मैथमेटिक्स को अपनी रियल वर्ल्ड पे अप्लाई कर सकें, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में हम अप्लाई कर सकें, और हम ये बता सकें लोगों को कि मैथमेटिक्स जो है किस तरह बेटर वर्ल्ड के लिए यूज किया जा रहा है। सो प्लीज इस पे आप अपने ख्यालात क्या जानते हैं। मेरी जो फील्ड है मैं पहले स्टार्ट से कर रहा हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च मेरी फील्ड है। तो ऑपरेशन रिसर्च का अगर देखा है स्लोगन क्या है, स्लोगन ये है कि सॉल्यूशन फाइंड करना हमारा पर्पस नहीं होता, हमारा होता है सॉल्यूशन मतलब गिवन होते हैं हर प्रॉब्लम के बहुत सारे, और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना होता है। और देखा जाए कि आजकल की मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड का इशू यही है, हमारे सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं किसी प्रॉब्लम को हल करने के। ठीक है, अब हमें उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना होता है कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, राइट। दिस इज द ऑपरेशन रिसर्च। कोई जैसी प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड के घर ही जाना, तो हम रास्ता जो है हम वो यूज करेंगे जो शॉर्टकट होगा, इजी होगा, और अगर शॉर्टकट है भी अगर वहां पर कंजेस्शन आ रही है, ट्रैफिक जैम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे वो रास्ता यूज करेंगे जहां पर तेजी से आ सके, लेकिन रूट भी फिर भी शॉर्ट ही लेंगे। तो ये हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च ऐसी चीज है जो हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो ओवर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे यूटिलिटी की इन्वेंट्री ला के रखते हो, आइटम ला के रखते हो, ठीक है, सब लोग रखते हैं लाके, अब वो पूरे महीने का स्टॉक ला के रख लेते हैं, तो हम पूरे महीने का स्टॉक क्यों ला रहे हैं, पूरे साल का स्टॉक क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, अगर पूरे साल का स्टॉक ला के रखेंगे क्या प्रॉब्लम आएगी? सही, क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी
हम लाकर तो रख लेंगे लेकिन वो स्टॉक खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, खराब से ठीक। तो हमें क्या करना था, हमें पूरे साल लाना सही नहीं है, मंथली बेसिस पे सही है। लेकिन अगर कोई बोले नहीं मुझे डेली बेसिस पे नहीं है, आपको खराब हो गया होता ना, डेली बेसिस पे लाके रख लो, आपको फ्रेश चीज मिल रही है हर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई जी, आपको बार बार जाना पड़ेगा, आपका फील्ड कंजप्शन, टाइम कंजप्शन, टाइम जाया होगा, आप दूसरे काम नहीं कर सकते, आपको जाने के लिए रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। तो आप क्या कहते हैं, नहीं यार टाइम भी इम्पोर्टेंट है और 1 महीने तक काफी है, इसमें स्पॉइल भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा आपकी रेगुलरिटी। तो इसलिए जो है ना पूरे मत करते, ये क्या लगाना है, आप ऑपरेशन सर्च लगाना है, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम जो है नॉर्मली लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए, अप्रोक्सीमेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए हम समवॉट को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, सिर्फ कन्वर्ट करके। और बात प्रॉब्लम ऐसी होती है लीनियर प्रोग्रामिंग एप्लीकेबल नहीं हो रही होती है, तो वहां पर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, जहां स्टोकास्टिक नेचर होती है तो वहां स्टोकास्टिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो ऑपरेशन सर्च का बेसिक पर्पस आपकी डेली लाइफ में यही है कि आप किस तरह से जो है अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकें, बेस्ट रिजल्ट दे सकें अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर। ये पहला फेज हो गया ऑपरेशन सर्च का। ठीक, पहला फेज तो ये है कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को आप बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकें। और दूसरा फेज ये होता है कि अगर जो आपने बेस्ट वे में यूटिलाइज किया लेकिन आप आउटपुट से मुतमईन नहीं है, आउटकम जा रहा है मुतमईन नहीं है, सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है, तो अब आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को चेंज करें कि आपका सिस्टम मजीद इम्प्रूव हो जाए, राइट। तो ये सेकंड फेज आता है, ठीक है। तो ये 2 फेज हो गया ऑपरेशन सर्च के, और ये जो है ना ऑल ओवर द साइंसेस तमाम जगह तक में यूज हो सकता है ऑपरेशन सर्च। एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, आपके इंजीनियरिंग में यूज हो सकता है, तमाम जगह यूज हो सकता है, सही। और इसके अलावा बाकी जो साइंसेस के अंदर जो मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस हैं उसमें लोगों को असल में एप्लीकेशन नजर नहीं आती, अक्सर स्टूडेंट क्लेम करते हैं हमको मैथ पढ़ाई नहीं जा रही है, हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें तो मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये स्टूडेंट सवाल होता है, बिल्कुल वो सवाल नहीं कर सकता हूँ। असल में देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर देखा जाए पहला जो आपके पास सबसे पहला डिजिटल कैलकुलेटर था, उसका इन्वेंटर कौन था? वो एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, ब्लेस पास्कल, मैथमेटिशियन था, पहला कैलकुलेटर से बनाया, राइट। जो कंप्यूटर का पहला सर्किट बना था, मतलब अभी भी कंप्यूटर के सर्किट में सारे उपयोग करते हैं बूलियन अलजेब्रा का, ठीक। तो कंप्यूटर साइंस तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इससे आप कह नहीं सकते कंप्यूटर साइंस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है या नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छा बात है सर, वो तो बेस में है, वो तो सर्किट में आ गया, हम तो कंप्यूटर के प्रोग्रामर हैं, ठीक, हमको मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है, हम तो प्रोग्रामिंग करनी है, राइट। उसका आंसर ये है भाई कि आप अगर एक अच्छे प्रोग्रामर बनते हो ना, तो विदाउट नोइंग द लीनियर अलजेब्रा एंड लॉजिक यू कैन नॉट बिकम ए गुड प्रोग्रामर। प्रोग्रामर बन नहीं सकता अच्छे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के इस्तेमाल के बजाय अगर आपको एनिमेशन डिजाइन करनी है तो एनिमेशन के अंदर आपको लीनियर अलजेब्रा यूज करना है, जो ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट्स, टू रोटेट द ऑब्जेक्ट्स, टू श्रिंक द ऑब्जेक्ट्स, टू एक्सपेंड द ऑब्जेक्ट्स, ये सब किससे हो रहा है? लीनियर अलजेब्रा के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो एसक्यूएल पढ़ोगे, और एसक्यूएल के अंदर आपके पास सारी लॉजिक यूज होती है, लॉजिक्स, विदाउट लॉजिक आप पढ़ नहीं सकते। इस बात के तकरीबन हर फील्ड करने का सेंस की आप मैथमेटिक्स के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है इसका मतलब आप उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक, कर लोगे लेकिन एक्सेल नहीं आ सकते, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंस के अंदर भी बेथाशा की एप्लीकेशंस हैं। मैनेजमेंट साइंस के अंदर आपको जो जिस तरह की मैथमेटिक्स यूज होती है, जैसे टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अंदर मैथमेटिक्स यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम यूज होते हैं, मतलब तमाम साइंस की फील्ड्स के अंदर मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल है। लेकिन फर्स्ट इतना है कि हम उसे गूगल नहीं करते, अगर आप नेट पे अपनी फील्ड लिखें और उसमें मैथमेटिक्स का क्या क्या इस्तेमाल आप सर्च करें तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी कि कहाँ कहाँ किस तरह यूज। बहुत खूब सर। इसके बाद हम डॉक्टर फौजी अली की तरफ आएंगे। मैडम आपने माशाल्लाह पोस्ट डॉक्टरल स्टडी के लिए आपने एक पोस्ट डॉक्टरल प्रोजेक्ट किया था और आप स्पेन गई, तो ये बताएं कि ये जो पोस्ट डॉक्टरल स्टडी ये है क्या और इसमें क्या प्रोसेस होते हैं और इसको हम किस तरह एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे डील करते हैं, और क्या ये कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है? सो प्लीज इसमें आप रोशनी डालें। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये मैं क्लियर कर दूं कि ये डिग्री नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है जो कि आप किसी बाहर के, अनफॉर्चुनेटली ये कराची में, पाकिस्तान में नहीं होता है। कराची में कहना ज्यादा बेहतर होगा, पाकिस्तान में तो फिर भी होता है।
दूसरी जगहों पे, लेकिन बाहर लोग ज्यादा इसके लिए परस्यू करते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो एक बाहर का एक्सपोजर भी चाहते हैं और चाहते हैं कि बाहर उनको एक एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो बाहर के लोगों के साथ काम करें, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, इसके लिए हवाले से जैसे कि आपने पूछा कि प्रोसेस वगैरह, तो इसमें यानी किस तरह से हम काम करते हैं, तो एक सुपरवाइजर के अंडर हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। अब उस प्रोजेक्ट की नौयत दो तरह की हो सकती है कि उस सुपरवाइजर के पास किसी भी सुपरवाइजर के पास कोई फंडेड प्रोजेक्ट हो। अगर फंडेड प्रोजेक्ट है और उसमें 2 से 4 लोग हैं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल का होना जरूरी नहीं है, जैसे पीएचडी के लिए ये जरूरी है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन अपने सुपरवाइजर के साथ होगा और वो इंडिविजुअल एक रिसर्च करेगा। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। इसमें आपके पास एक प्रोजेक्ट में अगर ग्रुप में काम है तो आप उस ग्रुप में जाके शामिल हो सकते हैं और अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मिनिमम जो पीरियड इसका है वो 6 मंथ का है और मैक्सिमम अब तक 2 साल का है अकॉर्डिंग टू द HEC पॉलिसी। अब ये है कि 6 मंथ में भी आप इतना काम कर लें कि आप उस पर एक पेपर लिख लें। अच्छा, पेपर लिखने की शर्त जरूरी नहीं है, जैसे कि रिसर्च पेपर की बात, पेपर से मैं रिसर्च पेपर की बात करूंगी कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे सुपरवाइजर ने कहा कि मुझे इतना काम, एक तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करना है और फिर मुझे इस पे एक रिसर्च पेपर भी चाहिए। तो एक रिसर्च पेपर लिखना के लिए 6 मंथ का ड्यूरेशन इज मोर देन इनफ, ये बात हम कह सकते हैं। अच्छा, 2 साल के लिए भी हमारे पास ये हो सकता है, फंडेड भी हो सकता है। अच्छा, मेरे साथ ये रहा कि मेरे साथ ग्रुप नहीं था, जो मैंने किया, मेरे सुपरवाइजर के पास ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था और उसके पास कोई दूसरा बंदा मिल नहीं रहा था। उसने कहा क्या तुम इसको आप इंडिविजुअली इसको परस्यू कर लेंगे? मैंने हामी भर ली, क्योंकि मुझे उस वक्त काम करना था, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, मुझे तो बस हर सूरत एक चीज करनी ही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इंडिविजुअल भी कर लूंगी। तो इसमें यह है कि आप इंडिविजुअली इसको हैंडल करें। फंडेड होगा तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ इसकी एक स्टेप इन अमाउंट मिलेगी, जो कि फंडेड अगर हो तो, या आप पेपर पब्लिश करवा रहे हैं तो वो भी फंडेड होगा, उसकी जो फीस वगैरह है। लेकिन अगर आपका फंडेड नहीं है तो फिर आप अपने तौर पे कर सकते हैं। मैंने क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से बाहर की पढ़ा है तो फीस नहीं थी, जैसे कि यहाँ नहीं होती, वहां भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ मलागा से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया है, लेकिन ऑफ कोर्स वहां के रहने के एक्सपेंडिचर वगैरह फिर ये कि मुझे खुद बेयर करने पड़े। लेकिन इट्स वेरी गुड टू गो फॉर द स्कॉलरशिप, बेटर रहता है, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको ऑफ कोर्स एक स्कॉलरशिप की वजह से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसकी एक अलग बर्थ हो जाती है सर। इसलिए इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर ये होता है कि मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं और उनके हिसाब से उनके पास वो फंडेड भी होते हैं। तो ऐसा है कि वो आप उनको परस्यू करें, आप उनको लिखें, मुख्तलिफ जगह पे आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें अपनी फील्ड के हिसाब से, तो वहां के सुपरवाइजर्स आपको गाइड कर देते हैं कि मेरे पास तो प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन मेरे कोई कुलीग के पास एक प्रोजेक्ट है, तो आप उनको लिख दें, उनका ईमेल एड्रेस ये है। तो इस तरह से कनेक्शन टू कनेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर HEC की पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, या वैसे भी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अनाउंस होती हैं तो आपको कोई ना कोई पता चलता ही है थ्रू इंटरनेट ही, जाहिर बात है। तो इस लिहाज से फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसी में ही कोई सुपरवाइजर के साथ हमारा अगर सब्जेक्ट का या प्रपोजल का जो है वो माइंड मैच कर जाता है कि वो कहता है मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो मेरा पोस्ट डॉक्टरेट है वो इंजीनियरिंग साइंसेज में है, उसके पास अंडर वाटर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो सिक्योरिटी पे काम करवाना चाह रहा था। सिक्योरिटी का मैंने पहले काम किया हुआ था, लेकिन अंडर वाटर पे कभी काम नहीं किया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अंडर वाटर के पैरामीटर्स को पढ़ के मैं उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दूंगी, कर लूंगी। तो इस तरीके से ये है कि आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है बाहर जाकर आपको, और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। आपको एक जो फियर होता है कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो क्या होगा, कैसे जो है हमें डील किया जाएगा, कैसे सुपरवाइजर डील करेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है वो हमारे हिसाब से। और वीक में एक दिन हमारी मीटिंग होती थी अपने सुपरवाइजर के साथ, प्रॉपरली टाइम पर, ईमेल के थ्रू हमने उससे टाइम लिया, चले गए, मिल लिए, प्रॉपरली वो टाइम देता है। कोई ज्यादा माहौल का फर्क नहीं है, ऐसा ही है जैसे कि हमारे पास कराची या पाकिस्तान में जो हमारा रिसर्च का माहौल है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं। डॉक्टर जुनैद से मेरा सवाल है सर, जो आजकल हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं मैथ सीखने में, जो चैलेंजेस हैं आज की दुनिया में, दुनिया आगे बढ़ रही है, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च आ रही है, तो हमारा जो आज का स्टूडेंट है, खासतौर पे हमारी सोसाइटी का, पाकिस्तान का, कराची का स्टूडेंट, वो किस तरह इन तमाम चैलेंजेस को हैंडल करें, तो इस पे कुछ आप गाइड करें स्टूडेंट्स को। देखिए, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के अंदर खुद एक अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि वो मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करे।
अच्छा, हाई लेवल पे यूजुअली मैथमेटिक्स को डिवाइड किया जाता है प्योर मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में। मैं इसके इतना फेवर में नहीं क्यों, मेरे नज़दीक मैथमेटिक्स होती है। कोई प्रॉब्लम है आपको गिवन है, थ्योरी आपको पढ़नी है, सारी चीजें अपनी क्लियर इनके करनी है, और फिर उसके बाद आपने मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स प्रोड्यूस करनी है या मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के लिए पढ़नी है, क्योंकि अदरवाइज वो अगर इस चीज में रह जाता है कि अगर उसके ध्यान में आता है कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ूं, तो वो फिर मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है उसके पास से नहीं रहते। ऑन दी अदर वे अगर कोई प्योर मैथमेटिक्स में है तो उसको शायद कभी लगता है कि मैं कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकता या कोई ऐसा इनके काम इनके नहीं कर सकता। तो हाई लेवल पे तो मेरी इनके ये बच्चों को मैं कहूँगा कि जो भी यूनिवर्सिटी लेवल में मैथमेटिक्स के इनके पढ़े कि वो प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़े। आजकल के ज़माने में बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, चैनल्स हैं, प्राइवेट बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स के, कोर्स है एडेक्स वगैरह के जरिए अब लोग बहुत मैथमेटिक्स के कोर्सेज कर रहे हैं। तो अब का दौर ये है कि जिसमें ये आप नहीं कह सकते कि आपके पास एक्सेस नहीं है चीजों में, क्योंकि 15 साल पहले या उससे 15 साल पहले तो ये होता था कि बुक्स की एक्सेस मुश्किल हो जाती थी, तब भी नया नया नेट आया था तो लोगों से बातचीत हो जाती थी। उससे भी जो 20-25 साल पहले जो लोगों ने किया उनको और ज्यादा मुश्किल आती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो चीजें अवेलेबल नहीं है। अब ऐसी कोई चीज इनके नहीं है, तो एक्सेस का प्रॉब्लम तब चला गया, आप इजिली लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब यही अब चीज है कि जब बहुत ज्यादा चीज जो इंफॉर्मेशन आती है तो वो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल भी पैदा करती है, आपको पता नहीं चल रहा था आपको क्या पढ़ना है। तो फोकस होगी चीजों को पढ़ें, मैथमेटिक्स को पढ़ें। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनके भी यही है कि अगर आपको अपनी बुक्स अच्छी नहीं लग रही तो वो डिफरेंट बुक्स जो बाहर की लिखी हैं उनको लेके पढ़ें ताकि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हों एंड सो ऑन। तो मेरी ये एडवाइस होगी इनके जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको अच्छी तरह से यूज करने की कोशिश करें। थैंक यू। मैडम आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। अमूमन जो ये कोटेशन कोट किया जाता है कि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, सो हम इस कोटेशन को किस तरह देखें, किस तरह हम इसको डिफाइन करें? एक आम बंदे को हम, एक लेमैन को हम किस तरह बताएं कि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर? तो ये आप इस पे अपने ख्यालात के साथ देखें। वैसे तो ये है कि आपने सही बोला कि वैसे तो हम बीइंग ए मैथमेटिशियन इस बात को बहुत ओन करते हैं कि मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, लेकिन लेमैन की जब बात आती है तो देखिए मैथमेटिक्स को तो हम अपनी डेली लाइफ से भी नहीं निकाल सकते कि चाहे आप कुछ भी कर लें। एक हाउसवाइफ भी है तो वो अगर घर सौदे की लिस्ट बना रही है तो दैट वो सैम्पलिंग कर रही है, मतलब कहना चाहिए इन्वेंट्री कर रही है। और अगर हम किसी अपना कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हाइट वेट का या जो भी अपनी इवन अपने चश्मे का नंबर है तो वो सारे नंबर्स के थ्रू है। तो इवन हम देखें तो हमारी तो हर चीज की डिस्क्रिप्शन ही मैथ्स के नंबर्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो हम मस्जिद में जाते हैं, हमारे में मर्द हजरात, या हम किसी जगह पे जाते हैं जगह देखने के लिए मसाजिद वगैरह को, या इसी तरह के कोई भी स्ट्रक्चर को, जैसे कि कहीं भी, तो वहां पे सर्कल जो शेप्स हमें नजर आते हैं डूम्स वगैरह के, वो तमाम के तमाम क्या है, ज्योमेट्री है और वो इट्स अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो हमारे पास अगर देखा जाए तो हर ही जगह है और हम उसे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, किसी ना किसी शक्ल में है। ठीक है, एग्जैक्टली उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको फीमेल की भी मिसाल दी है, हमारी खवातीन घर में अगर हम डेटा, दुकानदार अगर हिसाब लिख रहा है तो वो एक अपना एक हिसाब किताब जो मैथमेटिक्स का है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, अब क्योंकि बात निकल के टेक्नोलॉजी की तरफ हम अगर देखें तो आजकल दौर है जी वायरलेस सेंसर नेटवर्क का, हर चीज स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो गया सब कुछ। देखा जाए तो इंजीनियर्स बहुत ओन करते हैं इस चीज को कि हमने ये बनाया, हमने, लेकिन बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी देयर इज मैथमेटिक्स। इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जहां जहां हमने टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है या उसको इसकी हेल्प ली है, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज आए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम के हवाले से, या व्हाटएवर आप WSN की बात करते हैं, या फिर जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है या कुछ भी, वो तमाम की तमाम हमारी सिक्योरिटी बेस होती है। अगर सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है, सिक्योरिटी तो आप ये बात तो आप मतलब भूल ही जाएं कि विदाउट जो है सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो कहना चाहिए कि चाहे टेक्नोलॉजी को ले लें,
अगर हम किसी टेक्नोलॉजी की बात कर लें या हम उसको बिल्कुल ही अपनी घरेलू जिंदगी की तरफ भी आ जाएं, तब भी हर हालत में मैथमेटिक्स को तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन ये कि वक्त की कमी की वजह से ऑफ कोर्स इतना ही बोल सकूंगी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिटेल और डिस्कशन हमारी नहीं हो सकती थी। बस हम अपने इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी में चाहूँगा अगर आप लोग अपने अपने पैगाम को शेयर करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें बच्चों को या स्टूडेंट को या मैथमेटिशियन को, फैकल्टी मेंबर्स को, तो आप लोग एक एक करके कोई भी स्टेटमेंट देना चाहें तो सर प्लीज। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जा रही है इसके अंदर फार्मूलाज से ज़्यादा एम्फसाइज होता है कॉन्सेप्ट के साथ, और हम जब स्टूडेंट सिर्फ फार्मूले के ऊपर जाते हैं, डेरिवेटिव निकालना है, जस्ट फार्मूले वैल्यू पुट की, प्लग इन की, आंसर निकाल लिया। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फार्मूले वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। मैथमेटिक्स फार्मूलाज का नाम नहीं है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का नाम है। सही, बेशक फार्मूलाज हैं हमारी आसानी के लिए और वर्ड, लेकिन हमारी आसानी के लिए है, हम उसके मोहताज नहीं होने चाहिए। जैसे कैलकुलेटर हमारी आसानी के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कैलकुलेटर नहीं होगा तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो फार्मूलाज है, टूल्स है, वो हमारी आसानी के लिए है, लेकिन हमको मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए। हमारे पास मैथमेटिक्स जो इतना डरावना काम बन गया बाद लोगों के लिए, मैथमेटिक्स को कहा जाता है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत आपने भी सुना होगा। उसकी वजह यही है कि मैथमेटिक्स को फार्मूलाज तक लिमिटेड कर दिया गया है। फार्मूला याद कर लो, मेमोराइज कर लो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि नहीं, फार्मूला से कल्चर से निकलें, आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझें। मैथमेटिक्स से बहुत चाल, बहुत चाल, यही मेरा पैगाम है स्टूडेंट्स के। मैडम आप कुछ पैगाम देना चाहें? मैं जैसे सर ने एजुकेशन के हवाले से, मैथ्स के सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की है, तो मैं थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगी कि रिसर्च में जब स्टूडेंट हमारे पास आए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फोकस। स्टूडेंट से मैं यंग जनरेशन से कहना चाहूंगी बी फोकस, ट्राई टू हैव एटलीस्ट अ सिंगल गोल एंड ट्राई टू अचीव इट, कि मतलब एक गोल रखें एंड बी फोकस ऑन दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च की तरफ आए और रिसर्च में प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च करें, चाहे वो जैसे कि मैं डॉक्टर जुनैद की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि देयर इज नो प्योर मैथमेटिक्स, देयर इज नो अप्लाइड, ओनली देयर इज अ सिंगल थिंग दैट इज मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स चाहे आप प्योर में करें, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स में आगे आप रिसर्च करें, लेकिन वो एप्लीकेशन बेस्ड करें, ताकि अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए इस वक्त जो कि मैंने जो एक वर्ल्ड देखा है, जो कि इंजीनियरिंग वर्ल्ड के अंदर या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर हमें अगर अपनी कोई पहचान बनानी है तो वो उसी वक्त ही बन सकेगी जब हम एप्लीकेशन बेस्ड काम करेंगे। क्योंकि व्हेन यू मर्ज योर मैथमेटिक्स विद द टेक्नोलॉजी, इट विल गिव ड्रास्टिक रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट यू विल हैव। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल द न्यू रिसर्चर्स। बहुत शुक्रिया आप तमाम असातिज़ा, मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। और जो आपने पाई डे के हवाले से, मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड के हवाले से, मैथमेटिक्स की अवेयरनेस के हवाले से, जो चैलेंजेस हैं इसके हवाले से जो आपने डिस्कशन की, वेल डिफाइंड डिस्कशन है। और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स हों ताकि हम मैथमेटिक्स की अवेयरनेस को और बढ़ाएं और जो हमारे साथ चैलेंजेस हैं उसे कम किया जाए। बस इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हमने इस प्रोग्राम में पाई डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो एक थीम डिसाइड किया था, मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड, इस थीम को बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश की कि इसको हम एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन करने के बाद जो इसके हवाले से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है हम उसको फॉलो करें, ताकि हमारे लिए मैथमेटिक्स की फील्ड में और जो मुश्किलात हैं उसे हल किया जा सके। सो इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।